ना आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करें, ये सब सवाल आप हमारे शो में आकर पूछ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, नोट कर लीजिए तरीका। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yourmoney@ndbroutine.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आप फेसबुक ट्विटर पे शो को लाइव देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेश्चंस हमें मिले हैं, ढेर सारे सवालों को करेंगे शामिल, लेकिन उससे पहले क्विकली आज बात करेंगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की। काफी लोग होते हैं जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट वो लोन ले लेते हैं। एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर किसी को जरूरत पड़े भी तो किस तरीके से अवेल कर सकता है इस लोन को, बताइए। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जरूरत है वो छोटे समय की होती है। तो ऐसे में यदि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तो तरीका यह है कि आप रिडीम करके और पैसे निकाल लें, लेकिन उस पर आपको फिर कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि बनाई बनाई जो कैपिटल है वो आपकी निकल जाती है। तो इससे अच्छा तरीका है कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्लेस कर दें और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले लें। और क्योंकि बहुत आसान होता है, बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, वो आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन दे देते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि जो इक्विटी फंड्स हैं उस पर अक्सर थोड़ा कम लोन मिलता है। जो पूरा आपका जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की, उसके अराउंड 45% 50% तक आपको लोन मिल जाता है। डेट फंड्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी यह है कि अगर मान लीजिए 10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो है और आपको जरूरत है 4-5 लाख रुपए की, तो आसानी से आप लोन ले सकते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है दीपाली जी, डिजिटल है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ मिनटों में ही जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और इस पर जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो भी सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए आपको रखना है। आपने आज लोन लिया और आपने 1 महीने में वापस कर दिया, 15 डेज में वापस कर दिया, तो आपको उस पीरियड के लिए लोन लेना है और उसका इंटरेस्ट देना है, और जितना अमाउंट आप ले रहे हैं उस पर आपको पे करना है। तो मतलब बड़ा आसान सा तरीका है। और ये क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कंपनी के पास प्लेज हो जाता है, तो आसानी से लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली कम ही होते हैं इसके ऊपर। तो जिन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत हो और उनका इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड में, तो उसको तोड़े नहीं, म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करें, बल्कि उस पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लें, ये बेहतर है। अच्छा, आमतौर पे कितना इंटरेस्ट लगता है इस लोन कैटेगरी पर, पहली चीज पंकज जी। और दूसरी चीज ये कि कितना लोन मिल जाता है। सपोज कीजिए मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख है, तो कितनी एलिजिबिलिटी बनती है यहाँ पर लोन की? बिल्कुल, देखिए ये वेरी करता है एक बैंक से दूसरे बैंक पर या एनबीएफसी टू एनबीएफसी कि कितना वो लोन देंगे। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि इक्विटी फंड्स हैं तो उस पर अराउंड 45% टू 50%, जैसे आपने कहा कि अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो करीब 4.5-5 लाख तक का लोन उस पर मिल सकता है, यदि वो इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो है। यदि वो डेट फंड्स हैं तो उस पर आपको लोन ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और पूरे 10 लाख डेट फंड्स में हैं, तो उस पर आपको 8-9 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो ये रहती है कैलकुलेशन। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये अगेन वेरी करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, पर 12% 15% के आसपास का इंटरेस्ट रेट यहां पर एप्लीकेबल होता है। सिर्फ उस पीरियड के लिए, सालाना बताया मैंने, पर आपको उस पीरियड के लिए लगेगा जितने पीरियड के लिए आप लोन लेंगे। चलिए, तो ये बात हुई लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की। पैसों की जरूरत हो तो म्यूचुअल फंड्स को रिडीम ना करें, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से टेन्योर डिसाइड करें, अमाउंट डिसाइड करें और लोन अप्लाई कर लें। ये इजी प्रोसेस है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं व्हेन इन नीड, वो आपको पंकज जी ने समझाया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। योगेश सैनी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। योगेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार दीपाली मैम। मैम मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के रिगार्डिंग आपको भेजा था। प्रेजेंटली मेरा अराउंड 70 to 75,000 का एसआईपी चल रहा है 10 फंड्स में, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड हैं। और मैम मेरा कमिंग 12 ईयर्स में मेरा टारगेट है, गोल है अराउंड 12 करोड़ का। प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन मेरा अराउंड 65 लाख है। और जो मेरे गोल्स हैं, मेरे को
आफ्टर 7 इयर्स 2 करोड़ है बच्चे की एजुकेशन के लिए, और 3 करोड़ फॉर माई हाउस आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, एंड 5 to 7 करोड़ पर्पस फॉर माई रिटायरमेंट। तो काइंडली आप मेरा पोर्टफोलियो देख के मेरे को गाइड कर पाएंगे, कोई टोटल चेंजेस 12 करोड़ का टारगेट है। ओके, ठीक है योगेश जी, डेफिनेटली गाइड करेंगे। और पहले मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ पंकज जी को। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 16,500 की एसआईपी हर महीने, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 10,000, रिलायंस लार्ज कैप में 10,000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 8,000, जीएम फ्लेक्सी कैप में 7,500। इसके अलावा एचएसबीसी स्मॉल कैप में 5500 रुपए महीना, मेरे एसेट लार्ज कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी और एसबीआई गोल्ड, इन तीनों में 5,500 ईच है, और एसबीआई मल्टी कैप में 4,000 पर ईच है। तो यानी इनके पास लगभग 10 फंड्स हैं। टोटल एसआईपी अमाउंट 76,000 के आसपास का है। 65 लाख का पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और टोटल 12 साल में इनको 12 करोड़ चाहिए। 7 साल में 2 करोड़, 10 साल में 3 करोड़ और अगेन 12 साल में 7 करोड़। तो बताइए इनके गोल, इनकी फंड चॉइसेस, पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस। योगेश जी देखिए, ऐसा है कि 65 लाख का लमसम ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, और आपने कहा है कि 76,500 की एसआईपी आप करेंगे या कर रहे हैं। तो यदि मैं 12% का सीएजीआर यहाँ पर मान के चलूं, तो पहला गोल तो आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसा आपने कहा कि 2 करोड़ की जरूरत पड़ेगी 7 साल के बाद, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद क्योंकि 2 गोल और भी हैं, आपको घर लेना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए अगेन पैसा चाहिए, रिटायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे शायद कम पड़ेंगे। तो आपको एसआईपी अमाउंट तो बढ़ाना होगा। एक तो आप स्टेप अप करें, वो तो अच्छा रहता ही है कि हर साल डिसाइड कर लें, एक फिक्स परसेंटेज से हर साल आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता रहे, और जब जब पैसा आपके पास अलग से आए तब भी आप टॉप अप कर लें। तो ये मेरी राय रहेगी आपके लिए। अदरवाइज तो अगले जो दूसरे गोल्स हैं उनके लिए पैसा कम पड़ेगा। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, और एसबीआई फोकस फंड जो आपके पास है, उसकी बजाय आप एसबीआई मल्टी कैप फंड, वो भी आपके पास है, उसमें आप स्विच करें, एसबीआई मल्टी कैप में जाएं, और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो आपने लिया हुआ है उससे आप निकल जाएं, और उसकी बजाय जेएम मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। मैं फंड हाउस चेंज करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, सेम फंड हाउस में आपको स्कीम बदल लेनी चाहिए, एसबीआई फोकस फंड से एसबीआई मल्टी कैप में, और जेएम फ्लेक्सी कैप से जेएम मिड कैप फंड में आपको स्विच करना चाहिए, आगे की एसआईपी करनी चाहिए। बाकी जो स्कीम से वहां पर आप बने रहें। लेकिन बाकी गोल्स को पूरा करने के लिए कितना एलोकेशन इनको और इंक्रीज करना पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि 2 करोड़ का टारगेट तो इनका हासिल हो जाएगा, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे 7 सालों में। लेकिन बाकी गोल्स के लिए कितना और डिप्लॉय करें, कैसे आगे बढ़ें, और क्या सजेशन उस हिसाब से? देखिए, यदि मैं कैलकुलेशन करूं 12% के हिसाब से, तो डबल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और उसके साथ साथ 10% से हर साल स्टेप अप करेंगे। तो यानी कि अगर 76,50,000 है, तो करीब 1.5 लाख की एसआईपी आप करें, और साथ में हर साल 10% से बढ़ाएं, तब ये अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, शायद इस वक्त पर उसे डबल करना आपके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन जितना हो सके उतना कर लें, और समय के साथ क्योंकि इनकम बढ़ती है, उस हिसाब से आप कभी 10%, कभी 15% ऐसे बढ़ाते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगले कॉलर विकास पवार बैंगलोर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विकास, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मेरी करंटली 4 एसआईपीज रन करती हैं। टोटल मंथली एसआईपी है 17,000 की। और मैं अपने बेटे के एजुकेशन के लिए सेव करना चाहता हूँ, तो 2 टारगेट लेके चलता हूँ मैं। एक 5 साल में, तो 5 आपने साल टोटल में एसआईपी कितनी बताई? 22,000 पर मंथ? नहीं 17,000। ओके, 17,000 है, ठीक है। हाँ, आपका तो गोल क्या है सर, बताइए। दो गोल्स है मैम। एक 5 साल के लिए 18 लाख के अराउंड, और फिर एक 15 साल में 1 CR के अराउंड। तो एक 5 साल वाला जो है वो जब स्कूलिंग स्टार्ट हो उस टाइम के लिए, और एक 15 साल वाला जो कॉलेज के अराउंड के लिए। तो मैम, तो 15 साल में 18 lakhs एंड 15 years में 1 करोड़, करेक्ट? 5 में 18 लाख और 15 में 1। ओके, अच्छा, एडिशनल एसआईपी पर भी आपका कुछ सवाल था? एडिशनल मैम, मैं इसको अभी करंटली 17,000 की एसआईपी है, तो मैं मंथली 35,000 और कर सकता हूँ एसआईपी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मेरा 35 एडिशनल या इन टोटल 35,000 सर?
एडिशनल। ओके, ठीक है, बताइए। पोर्टफोलियो को मैं टच नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो बस एजुकेशन से रिलेटेड हो, सो दैट उसमें ठीक है, ओके, डेडिकेटेड रहे। समझ गई। जी जी, तो इनका सवाल क्लियर है। पहली बात तो 17,000 रुपए महीने की इनकी एसआईपी चल रही है, 4 फंड्स इनके पास हैं। डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी 6,500 रुपए महीना, एचएसबीसी मिड कैप 5,500 रुपए महीना, टाटा एलएस टैक्स सेवर 2,500 रुपए महीना, एचडीएफसी मिड कैप 2,500। तो इनकी स्ट्रैटेजी ठीक लगी मुझे। एक पोर्टफोलियो ये है जिससे ये 5 साल में 18 लाख वाला गोल पूरा करना चाहते हैं। एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहां पर 35,000 रुपए डाल सकते हैं हर महीने, और यहाँ पर इनका होराइजन 15 सालों का है और टारगेट रहेगा 1 करोड़ का। फिलहाल जो ये 17,000 रुपए की एसआईपी वाला पोर्टफोलियो है, इसकी कीमत ऑलरेडी जो वैल्यू है वो 11 लाख हो चुकी है। बताइए पंकज जी, सजेशंस। बिल्कुल, देखिए योगेश जी, ऑलरेडी 11 लाख इकट्ठा हो चुका है और अभी 17 प्लस आप जो 35,000 कह रहे हैं तो 52,000 रुपए पर मंथ की आप एसआईपी करेंगे। भले ही मतलब अलग पोर्टफोलियो बनाएं, बट अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 52,000 पर मंथ का आप इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। गोल तो आपके आसानी से अचीव हो सकते हैं यदि 12% की भी मैं के रेट से मैं कैलकुलेट करूं तो आपके पास करीब 5 साल में 62 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं और आपको जरूरत है 18 लाख की, और जो पैसा बचेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। तो 15 साल के बाद करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया आपके पास और इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी गोल आप लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल मुमकिन है, ये पूरे होंगे। और फंड्स भी आपके पास अच्छे हैं। आपको बहुत सारे नए फंड्स ऐड नहीं करने चाहिए। मैं 2 फंड जरूर बताऊंगा जो आपको ऐड करने चाहिए, लेकिन पहली बात, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपके पास एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ऑलरेडी है, उसमें भी आप अमाउंट बढ़ाएं। मतलब कि एक और स्कीम, एक और आप फोलियो क्रिएट कर सकते हैं या सेम फोलियो में आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो एक नई एसआईपी उसी फोलियो में भी शुरू की जा सकती है, पर ये फंड जरूर आप रखें। उसके अलावा आपके पास में एचएसबीसी मिड कैप फंड है, उसमें भी आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, एक नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 2 फंड जो मैंने कहा कि आपको और मैं ऐड करने की सलाह दूंगा, एक तो वैल्यू स्टाइल का एक फंड आपके पोर्टफोलियो में होगा तो बेहतर है, और उसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, बजाज कैपिटल बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड को भी आप ऐड करें तो ये भी अच्छा रहेगा। तो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये 2 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और बाकी 2 फंड जो मैंने पहले बताए उनमें आप अमाउंट ऐड करें। तो यानी आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं विकास जी, उससे दोगुना आप इकट्ठा कर लेंगे अपनी इन एसआईपी से। अलग पोर्टफोलियो नहीं भी बनाते हैं, इन 4 फंड्स के साथ 2 और फंड्स ऐड कर लेते हैं तो भी आपके दोनों गोल हासिल हो जाएंगे। अब आप चॉइस आपकी है। सलाह आपको क्लियरली दी गई है, जो 4 फंड्स हैं उनमें बने रहिए। एचडीएफसी मिड कैप में एलोकेशन और बढ़ाइए, जहां आप सिर्फ 2,500 रुपए डाल रहे हैं। 2 फंड्स और ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप। तो टोटल 6 फंड्स रखिए, और इन 6 फंड से आपके दोनों गोल्स पूरे नहीं होंगे बल्कि आप ज्यादा ही कमा लेंगे। अगर आप टोटल 52,000 की एसआईपी करते हैं जो कि आप प्लान कर रहे हैं, तो आप 5 साल में 60 लाख प्लस इकट्ठा कर लेंगे और 15 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा। तो आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप अपने गोल के पार निकलेंगे इन इन्वेस्टमेंट से। बात करते हैं आप बीरेंद्र से, हमारे साथ हैं भुवनेश्वर से। बीरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैं एक्चुअली रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, 2 इयर्स हो गया, और मुझे म्यूचुअल फंड का कोई ज्यादा बैकग्राउंड पता नहीं था, इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी मेरा पास 50 लाख रुपीज है लमसम करने के लिए, जिससे हम चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम SWP शुरू कर सकें, जिसमें कि हमको 25-30 हजार या 40 हजार महीना आता रहे। हमको चाहिए फंड कौन कौन सा यूजफुल होगा जिसमें इन्वेस्टर ने जा सके। ओके, तो पंकज जी देखिए, इनकी जो ये रकम है 50 लाख के आसपास की, बहुत कीमती है। रिटायर्ड हैं, 62 साल के हैं, 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 25-30 हजार की मंथली इनकम चाहते हैं आफ्टर 3 to 4 इयर्स। बताइए कैसे प्लानिंग करें और क्या सजेशन इनके लिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए आपने कहा कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जो अभी पैसा इकट्ठा हुआ है, ये आपकी जो जमा पूंजी है वो है। तो यहां पर मैं सलाह दूंगा कि थोड़े जो मॉडरेट रिस्क वाले फंड्स हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए,
रिटर्न्स भले ही थोड़े कम हो, लेकिन सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। और यदि आप 50 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पर 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, मैं यहाँ 12-15% की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मॉडरेट आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए या ऐसा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, तो भी देखिए अगर आप 10% के हिसाब से करेंगे तो भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पैसा, क्योंकि आपने कहा 3-4 साल के बाद में आपको लगेगा, तो 4 साल के बाद में करीब करीब 80 लाख रुपया ये बन जाएगा और फिर आप उसमें से एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे। तो इन्वेस्ट 50 लाख कर रहे हैं, लेकिन पैसा बढ़कर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि करीब 80 लाख रुपये हो जाएगा। और फिर वहां से जैसा आपने कहा कि 40,000 50,000 रुपया पर मंथ, तो आसानी से आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसके बाद में और भी कम रिटर्न्स की उम्मीद करूं तो भी 0.6% के हिसाब से यदि आप विड्रॉ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पर मंथ तो वो गलत नहीं है। तो आप बिल्कुल बेशक 40-50 हजार रुपये महीना 3-4 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी के जरिए विड्रॉ करना शुरू कर लें। स्कीम की जहां तक सवाल है, मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा आपको रिस्क कम लेना चाहिए, तो ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, ये फंड आप रखें पोर्टफोलियो में। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 3 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अभी इन्वेस्ट करना है, 3 साल 4 साल तक पैसा नहीं निकालना है, उसके बाद एसडब्ल्यूपी की शुरुआत करनी है। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए सलाह दी गई है आपको बीरेन जी। फंड्स के नेम आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हैं, और पूरा क्या कहाँ कितना एलोकेट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, वो आपको समझाया पंकज जी ने। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और सवाल भी हैं, शुरुआत करते हैं संदीप कुमार के सवाल के साथ, जो रायपुर से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। अब सवाल इनका यह है कि 40 साल इनकी उम्र है, लमसम निवेश इन्होंने किया हुआ है 25 लाख का। अभी 25 लाख रुपए इन्होंने कहाँ लगाए हैं? इनके पास है डीएसपी नेशनल रिसोर्सेज 5 लाख का लमसम, एक्सिस ब्लू चिप में 5 लाख, आईसीसी प्रू ब्लू चिप में 3 लाख, 3 लाख डाले हुए हैं इन्होंने कोटक बैलेंस एडवांटेज, कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट। तो यानी इनके पास टोटल 7 फंड्स हैं, जहां पर इन्होंने 3 लाख डाले हुए हैं 6 फंड्स में, 5 फंड्स में और 2 फंड्स में 5 लाख डाले हुए हैं। अब इनका गोल क्या है? 15 साल में 1 करोड़, 25 साल में 2 करोड़। जानना चाहते हैं कि इस लमसम इन्वेस्टमेंट से गोल हासिल होगा या फिर नहीं, अगर नहीं तो कितना, और ये डालें और एसआईपी कहाँ कैसे शुरू करें, बताइए। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि फोन पर नहीं है तो पता नहीं कि रिस्क कितना ले सकते हैं, लेकिन नजरिया बहुत लंबा है। यहाँ पर अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो करीब 1.37 1 करोड़ 37 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। और अगर 15% से एक्सपेक्ट करें, एज्यूम करें, तो फिर 2 करोड़ बन सकते हैं। अब जिस तरह का पोर्टफोलियो है वहां पर 15% की उम्मीद करना मेरे हिसाब से जायज नहीं रहेगा। तो थोड़े से बदलाव भी मैं सजेस्ट करूंगा कि करने चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप काफी है और लंबा नजरिया है, तो थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है, उसके बजाय यदि एक्सिस मल्टी कैप फंड को शामिल करें पोर्टफोलियो में, तो उसके जरिए इन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप में अदरवाइज भी और दूसरे फंड्स भी हैं इनके पास में। और साथ ही कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड फंड है, बात हो रही है लंबे समय की, तो कोटक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ले लें तो बेहतर रहेगा। उसके जरिए इन्हें गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो सेम फंड हाउस में स्कीम इन्हें थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, तो थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और जो गोल हैं वो अचीव हो पाएंगे। ओके, तो गोल्स तो आप अपने आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन आपका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उस हिसाब से आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, थोड़ी सी चेंजेस बताए गए हैं। एक्सिस ब्लू चिप से आप मल्टी कैप में स्विच करें, कोटक बैलेंस से एसेट एलोकेशन में स्विच करें। वहीं एक्सिस ब्लू चिप और कोटक बैलेंस एडवांटेज से निकलने की सलाह है, उनकी जगह आप डाल सकते हैं एक्सिस मल्टी कैप में और कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन में। दूसरी बात ये, 15 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म होराइजन है। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे, फंड की परफॉर्मेंस बदलने की पॉसिबिलिटी होती है, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकें। तो 15 ईयर ये जो सलाह आपको दी गई है ये अभी के हिसाब से है, लेकिन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे ये बताना जरूरी है कि जब आप बीच बीच में हर साल 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। सवाल लेंगे अब अभिजीत पाटिल का, वडोदरा से इन्होंने भेजा है
ईमेल के थ्रू। 42 इयर्स इनकी एज है, 34,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है और रिटायरमेंट पर इनको 2 लाख की मंथली इनकम चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स में 40 लाख डाले हुए हैं, एनपीएस में 12 लाख, ईपीएफ में 30 लाख और स्टॉक्स में भी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो कहाँ कैसा है इनका? क्वांट स्मॉल कैप फंड में 8,000 रुपये महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ। इसके अलावा इन्होंने क्वांट एक्टिव मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 3 to 4,000 ईच, साथ ही क्वांट मिड कैप में 25,000 रुपये महीना और बाकी 4 फंड्स हैं एसबीआई ब्लू चिप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स और क्वांट इंफ्रा, इनमें 2,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा भी इनके काफ़ी निवेश हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इन्होंने ली हुई है। लेकिन पोर्टफोलियो की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो 34,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 40 लाख की है। बताइए सजेशन इनके लिए। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेजरली टर्म प्लान है, तो बिल्कुल सही है और म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी सही हैं। लेकिन आपने देखा होगा दीपाली जी कि क्वांट म्यूचुअल फंड में 4 स्कीम ली हुई है, तो मेजर एक्सपोजर है एक ही फंड हाउस में। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये बात सिर्फ क्वांट की नहीं है, किसी भी एक फंड हाउस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना ये सही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जहां तक सवाल है टारगेट का, क्योंकि 70,000 रुपीज की एसआईपी है, प्लस आप ऑलरेडी 42 लाख रुपीज इकट्ठा कर चुके हैं, तो यहां यदि कैलकुलेट करें 12% के सीएजीआर पर, तो पहला गोल तो खैर आसानी से अचीव आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट की जो बात है कि 2 लाख रुपए आपको बाद में विड्रॉ करने हैं, एसडब्ल्यूपी करनी है, और 2 लाख भी क्योंकि शुरुआत में आप करेंगे, समय के साथ जैसे उम्र बढ़ेगी आपका जो वैल्यू है पैसे की वो कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए, टॉप अप करना चाहिए। क्योंकि यदि कैलकुलेट करते हैं 20 साल में, यानी कि पहले गोल के लिए आप विड्रॉ कर लें और उसके बाद करीब करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, पर 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद 8 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो आप 2 लाख कह रहे हैं, मैं 2 लाख की वैल्यू को बताऊं, 6% के इन्फ्लेशन पर 20 साल के बाद आज के करीब 70,000 के आसपास रहेगी। तो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए। बाकी शुरुआत सही है, तो 10% का स्टेप अप आप लगा लें कि हर साल जो आपकी एसआईपी हो रही है वो 10% से बढ़ती रहे, ताकि आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाएं। और फिर दोबारा से मैं दोहराऊंगा, जैसे मैंने कहा कि एक फंड हाउस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अदरवाइज चॉइस ऑफ स्कीम आपकी अच्छी है। इनफैक्ट जो आखिर में बात कही पंकज जी ने, वो सभी इन्वेस्टर्स पर लागू होती है। पहला तो ये कि एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर ना लें, डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउसेज में भी जरूरी है कैटेगरीज के साथ साथ, और ये सब पर लागू होती है बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रेगुलरली इसको मॉनिटर करते रहें। और स्टेप अप करने की बात तो ऐसी है कि जिनके गोल्स आसानी से पूरे हो भी रहे हैं, उनको भी स्टेप अप करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स वो कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आप देख सकते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर। आप इनको नोट कर लीजिए अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं पंकज जी की चॉइस के हिसाब से। तो ये रहे 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।